आज हम लोग बात करेंगे कुछ जीएसटी की जानकारी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो जीएसटी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका क्या मतलब, जैसे कि आप लोग फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर टीवी हो गया, या फिर घड़ी हो गई, ये सब जो यूज करते हैं ये सब क्या है, ये सब गुड्स यानी एक तरह का सामान है। ओके। और अगर मान लीजिए जो आपके पास घड़ी है या फिर जो आपके पास टीवी है, अगर वह खराब हो गया तो आप किसके पास जाते हैं बनवाने? किसके पास जाते हैं? तो मिस्त्री के पास जाते हैं बनवाने। ओके। अब जब मिस्त्री के पास जाते हैं बनवाने तो वे क्या करते हैं, वे कुछ समय लेते हैं और उस चीज़ को ठीक कर देते हैं जो आपका खराबी होता है टीवी में। ओके। अब इसमें आपने देखा कि आपने क्या किया, अपने टीवी को मिस्त्री के पास ले गए और मिस्त्री ने क्या किया, टीवी को ठीक कर दिया। इसी को हम लोग सर्विस कहते हैं। अब जितने भी आपके पास चीज़ें होती हैं और जितने भी आपके पास सर्विसेज होती हैं, इन पे जो हम लोग टैक्स देते हैं वही होता है जीएसटी। ओके। अब जो आपका जीएसटी है यानी गुड्स सर्विस टैक्स, सॉरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि हैं श्री प्रधानमंत्री जी, कौन से हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी। ओके। उन्होंने इसका क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी। पहले क्या था कि बहुत तरह तरह के टैक्स हुआ करते थे। ओके। जिससे बहुत लोगों को परेशानी हुआ करती थी, काफ़ी लोग इससे परेशान हुआ करते थे, क्योंकि जब भी आप लोग इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें या कोई और सामान खरीदे, उन सब पे अलग अलग तरह का जीएसटी लगा रहता था। ओके। जिस कारण बहुत लोगों को परेशानी हुआ करती थी। तो बाद में क्या हुआ कि एक ही टैक्स आया जो कि है जीएसटी। ये सभी चीज़ों पे लगता है। ओके। और ये क्या है, ये बहुत ही आसान तरीका है अपने जीएसटी टैक्स भरने का। पहले टैक्स भरने में बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत तरह तरह के टैक्स हुआ करते थे, लेकिन एक ये जो मोदी जी हैं, इन्होंने जीएसटी लाकर देश में बहुत लोगों को क्या किया, मदद किया। ओके। अब जो आपका जीएसटी होता है ये दो तरह का होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके। अब डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूँ और मैंने डायरेक्ट जाके क्या किया, सरकार को टैक्स दे दिया, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसान है। ओके। एक किसान ने क्या किया कि उन्होंने अपने खेत में क्या किया, खेती किया, गेहूं का खेती उन्होंने किया। ठीक है। अब उनको गेहूं 10 रुपये का पड़ा। 10 रुपये के गेहूं से उन्होंने 100 रुपये का 100 रुपये, अब जब उन्होंने खेती किया 10 रुपये लगाकर, तो उनको 100 रुपये का गेहूं मिला। ओके। खेती जब बढ़ गया तो उनको 100 रुपये तक का खेती मिला, तो उन्हें चले गए मार्केट में बेचने। ठीक है। तो सरकार ने बोला कि हम 5% यहाँ पे जीएसटी लेंगे, तो उन्होंने 100 रुपये का मार्केट में बेचा और प्लस 5 रुपये उनसे लिया भी। ठीक है। यानी 105 रुपये में किसको दे दिया, दुकानदार को दे दिया। ठीक है। गेहूँ कौन सा दुकानदार, वो जो कि आटा बनाता था। ठीक है। यानी उसके पास अपना खुद का एक मिल था। ठीक है। अब जो मिल था उसने क्या किया, 100 रुपये में 105 रुपये में खरीदा। अब उसने क्या किया, उसको आटा बनाया। ओके। आटा बनाकर उसने मार्केट में बेच दिया। अब जो मार्केट में उसने बेचा तो 500 रुपये का उसने मार्केट में बेचा। अब यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, जो आपका फ्लोर मिल वाला था उसने बोला 5% मुझे टैक्स देना होता है सरकार को, इसलिए आप मुझे यहाँ पे 5% दीजिए। तो 500 का 5% कितना हो जाएगा, 25 रुपये। यानी कि उन्होंने 525 रुपये किससे लिया, तो जो जिनको उन्होंने आटा बेचा। ठीक है। अब जिन्होंने आटा खरीदा उन्होंने सोचा कि मैं इसका क्यों ना क्या फ्लोर वो बना लूँ, क्या कहते हैं, जो ब्रेड होता है उसको मैं बनाऊँ। ठीक है। तो उन्होंने ब्रेड बनाया। ठीक है। अब ब्रेड को उन्होंने जाकर केक दुकान में बेच दिया। ठीक है। तो उन्होंने 1000 रुपये का ब्रेड बेच दिया 525 रुपये लगाकर। ठीक है। अब इन्होंने 1000, अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि 5% मुझे टैक्स चाहिए क्योंकि मुझे सरकार को देना होता है। तो 1000 कितना, तो आपका 1000 का 5% कितना होगा, आपका 100 रुपये का 1000 का आपका 150 रुपये। तो उन्होंने 1050 रुपये केक दुकान वाले से लिया। ठीक है। अब केक दुकान ने क्या किया, उस ब्रेड पे थोड़ा क्रीम लगा दिया, उसको डिजाइनदार बना दिया और उसको 5000 रुपये का मार्केट में बेच दिया। ठीक है। 5000 रुपये का मार्केट में बेचा कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर ने उसे कंज्यूम कर लिया। अब वहाँ पे 5000 रुपये का इन्होंने बेचा, उसमें इन्होंने 5% टैक्स में इंक्लूड कर लिया था। ठीक है। यही होता है कि अब लास्ट में कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम कर लिया। जो लास्ट में कंज्यूम करता है ना, वही पूरा का पूरा टैक्स भरता है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर था इसने 5% पूरा का पूरा टैक्स वहाँ पे बढ़ा, कितना, 250 रुपये इन्होंने पूरा का पूरा दिया यहाँ पे जो कंज्यूमर था लास्ट में। ओके। ये एक एग्जाम्पल था जिसकी मदद से आप लोग समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका जीएसटी है यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अगर आपको अपने बिजनेस में
या फिर जो आप लोग सर्विस देते हैं उसमें अगर आपको जीएसटी क्या करना है, यूज़ करना है, अप्लाई करना है कि मेरे बिजनेस में भी जीएसटी मैं ले सकूं, तो उसका क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले कि इफ़ बिजनेस इज इन नॉन हिल एरिया, यदि जो आपका बिजनेस है वो नॉन हिल एरिया में, जैसे कि बिहार में हो गया या फिर पटना हो गया या फिर आपका मुंबई, दिल्ली, इन सभी जगह अगर आपका बिजनेस है, तब अगर आप लोग सामान का बिक्री करते हैं, अगर आप लोग एक साल में 40 लाख से ज़्यादा क्या करते हैं, सामान बेच देते हैं, कहाँ पे, तो इंट्रा स्टेट में, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जीएसटी लेने के एलिजिबल हो जाते हैं, यानी आप लोग जीएसटी के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं, अगर आप लोग किसी प्रकार का सर्विस देते हैं उसी स्टेट में, इंट्रा स्टेट में अगर आप लोग किसी भी प्रकार का सर्विस देते हैं, ठीक है, और साल में अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा आपने सर्विस दे दिया, तो वहाँ पे आप लोग जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पे इंट्रा स्टेट का क्या मतलब होता है। देखिए, जब आप लोग गुड्स या सर्विसेज को क्या करेंगे, सेम स्टेट में भेजें, जैसे कि दिल्ली में आप लोग कोई सामान बेचते हैं, ठीक है, और कोई दिल्ली वाला बंदा ही आ गया, ठीक है, जैसे मान लीजिएगा आप दिल्ली में आपका एक शॉप है किराने का, अब अगल बगल जो लोग रहते हैं वे लोग आए आपके शॉप पे सामान खरीदने चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपके शॉप पर लोग सामान खरीदने आए तो वे लोग भी दिल्ली के थे, ठीक है, तो जब स्टेट में, सेम स्टेट में जब व्यापार होता है तो उसको हम लोग इंट्रा स्टेट कहते हैं, ठीक है, यही है यहाँ पे इंट्रा स्टेट का मतलब। अब चलिए, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या है कि रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी इफ देयर इज इंटर स्टेट टर्न ओवर ऑफ इवन सिंगल रुपीज, ठीक है, अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का वह बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है यदि आपने इंटर स्टेट में 1 रुपये का भी टर्न ओवर किया हो। ओके, अब इंटर स्टेट का क्या मतलब होता है, देखिए, जब आप लोग गुड्स या सर्विसेज आप जहाँ रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ पे तो आप लोग सेल कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहें कि मैं जो गुड्स और मेरा सर्विसेज है वह मैं दूसरे स्टेट में भी सेल करूँ, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं और पटना में अपना गुड्स बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको जीएसटी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी है, बिना जीएसटी के आप वहाँ पे माल अपना भेज ही नहीं सकते, यानी गुड्स का सेल नहीं कर सकते। ओके, या फिर आप कोई सर्विस देते हैं तो उसका भी आप लोग वहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे हमें क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी होता है, कहाँ पे, इंटर स्टेट में। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं कि जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो उसका क्या क्या रेट है। देखिए, गुड्स एंड या फिर सर्विसेज आर ग्रुप इन 5 कैटेगरीज, जो कि गुड्स और सर्विसेज टैक्स है उसको हमने 5 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। अब देखिए, जीएसटी इज अप्लाई ऑन गुड्स और सर्विसेज एज स्पेसिफाइड ऑन द कैटेगरी। ओके, द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको 0% टैक्स देना होता है। ओके, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे 5% का टैक्स लगता है। अब 5% का जो टैक्स है ये खाने पीने पे लगता है, ठीक है। 12% टैक्स और 18% जो टैक्स है ये एजुकेशन पर लगता है, और जो आप लोग माल वगैरह मंगाते हैं, यानी जो आप गुड्स वगैरह सामान मंगाते हैं, वहाँ पे भी 18% का टैक्स लगता है, ठीक है। और 28% का टैक्स लग्जरी आइटम लगता है, जैसे आप लोग कोई महंगी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा मकान खरीदा, यानी 500 करोड़ का मकान खरीदा, या फिर 50 करोड़ का आपने एक गाड़ी खरीदा, तो वहाँ पे आपको 28% टैक्स देना होता है। ओके, ये 5 तरीके के टैक्स को हमने क्या किया, कैटेगराइज किया। पहले 0% टैक्स, 5% टैक्स, फिर 12% टैक्स, 18% टैक्स और 28% टैक्स। ओके, अब बात करते हैं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। इंट्रा स्टेट सप्लाई का क्या मतलब है, जब हम लोग गुड्स या सर्विसेज को सेम स्टेट में बेचें, ठीक है। जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपकी एक दुकान है, ठीक है। अब आप उस दुकान से, आप दिल्ली में जितने दुकानदार हैं उनको सामान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि सेम स्टेट में रह के सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग इंट्रा स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे कैसा जीएसटी लगेगा, अब जो आपका जीएसटी है वह 3 तरह का होता है। पहला होता है सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अगला होता है एसजीएसटी, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड लास्ट होता है आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अब जब भी आप लोग इंट्रा स्टेट में क्या करेंगे, गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करेंगे, तब वहाँ पे आपको 2 तरह के टैक्स देने होते हैं। पहला देना होता है सीजीएसटी
और दूसरा देना होता है SGST। CGST का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और SGST का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जो आपका CGST होता है वह 9% होता है, ठीक है, और जो आपका SGST होता है वह भी 9% होता है, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब चलिए आगे तो हम लोग बढ़ते हैं। एक बार चलिए हम लोग बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जब आप लोग गुड्स या फिर सर्विसेज को अपने स्टेट में तो सेल करते हैं, लेकिन अपने स्टेट से बाहर जब भेजते हैं तब उसका हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप पटना में रहते हैं, पटना में आप लोग एक सर्विस देते हैं कि आप क्या करते हैं, आप घर घर जाके बिजली का काम करते हैं। ये एक तरह का सर्विस है, ठीक है। अब आपको एक फ़ोन आया जो कि मुंबई से आया, उन्होंने बोला कि मुझे आपसे काम करवाना है, इसलिए आप यहाँ पे मुंबई में आ जाइए, ठीक है। तो आप पहुँच गए मुंबई अपने सर्विस को देने। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपने जहाँ पर रहते थे, आप कहाँ रहते थे, पटना एक स्टेट है, आप अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे जगह चले गए। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है कि वहाँ पे हमें उसी को हम, जैसे कि आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे तो रहते ही हैं, वहाँ पे अपने सर्विसेज को दे ही रहते हैं, लेकिन आप जब दूसरे स्टेट पे चले गए अपने सर्विसेज को देने, तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई या फिर इंटर स्टेट सर्विसेज। ओके, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक तरह का ही GST लगता है, यानी बस केवल यहाँ पे आपको IGST देना होता है, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कितना होता है, तो ये आपका 18% लगता है, ठीक है, डायरेक्ट 18% लगता है। ओके, अब यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जब आप लोग GST भरते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहाँ गए, आप एक मॉल गए, ठीक है, और मॉल में आपको एक क्या पसंद है, एक टीवी पसंद आ गया। अब टीवी का कीमत था 12,000 रुपये, ठीक है, और वहाँ पे GST आपको देना पड़ा 18%। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 12,000 में 18% आप लोग एक्स्ट्रा देंगे। मान लीजिए आपने 14,000 रुपये पेड किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आप जितने का टीवी लिए वो तो लिए ही, 12,000 का टीवी था, 2,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिया GST के रूप में, ठीक है। तो जो आपने GST के रूप में दिया, ओके, वही जो आपका 2,000 रुपये आप क्या किए, भरे। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जब आप लोग GST भरे अपने से, ठीक है, यानी कोई सामान आप लोग अपने लिए खरीदे और वहाँ पे जब GST देते हैं तो उसको हम लोग इनपुट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। अब जब आप लोग GST भरते हैं तो इनपुट होता है, इसको हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि जो GST हम लोग अगर लेते हैं किसी व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए आपका एक दुकान है, ठीक है, आपका किराना का दुकान है, आपने क्या किया कि बाहर से सामान आटा मंगवाया 500 किलो, ठीक है, तो 500 किलो का मान लीजिए रेट था 50,000 रुपये, और आपने जब बाहर से मंगाया तो वहाँ पे 18% टैक्स देना पड़ा, तो आपको पूरा मिला के 55,000 रुपये का पड़ा, ठीक है। अब आपने क्या किया कि दुकानदार को बेचा, मान लीजिए कि आपको 30 रुपये किलो आटा पड़ा, आपने क्या किया कि आपने अब 30 रुपये किलो आटा पड़ा और उसमें GST भी ऐड था, ठीक है, 2 रुपये, तो मतलब 28 रुपये और प्लस 2 रुपये। तो आपने क्या किया कि दुकानदार जो ग्राहक थे उनसे 28 रुपये नहीं लिया, 28 रुपये का तो आपको पड़ा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपने GST भी लिया। क्यों? क्योंकि आपको देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। तो जो 2% यानी 28 और 2 रुपये आपने जो लिया वह कहाँ जाएगा, सरकार के खाते में। तो यहाँ पे आप GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को आप कलेक्ट करने वाले हो गए, ठीक है। तो जब आप लोग गुड्स और सर्विसेज को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट। और जो आपका आउटपुट होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ओके, अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम संजू। हमने क्या किया कि हमने संजू से सामान खरीदा, कितने का, 40,000 रुपये का, ठीक है, और लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमें क्या मिला कि 10% डिस्काउंट मिला। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। प्लस हमें CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच। और हमने क्या किया, CGST और SGST 9% दिया। चलिए एक बार मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार समझाता हूँ। हमने क्या किया, हमने सामान खरीदा संजीव से 40,000 रुपये का, ठीक है। वहाँ पे हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, ठीक है। उसके बाद हमें CGST और SGST 9% देना पड़ा, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, इसका एंट्री करना है। तो आपने जो सामान खरीदा यानी जो आपने गुड्स खरीदा वो कितने का है, 40,000 रुपये का। अब यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट। अब बात करें ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए
कि आप मार्केट गए, ठीक है, मोबाइल दुकान पे चले गए, मोबाइल दुकान पे आपको एक मोबाइल पसंद आया, आपने उसको पीछे पलट कर देखा तो उस पर प्राइस लिखा था 50,000 रुपये, ठीक है। अब वहाँ पे जो दुकानदार है उनसे पूछे कि भाई साहब ये फ़ोन कितने का पड़ेगा, उन्होंने बोला ये 40,000 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। तो ये 40,000 रुपये का पड़ेगा, तो आपने बोला कि इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं होगा, तो उन्होंने बोला नहीं, ये 40,000 रुपये का ही पड़ेगा, आप या तो आज लीजिए या फिर 10 दिन बाद लीजिए या फिर आप 50 आदमी को लेके आइए, आपको 40,000 रुपये का ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने 10,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया इंस्टेंट, बिना कुछ बोले, ओके, तो उसी को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। और एक और होता है कैश डिस्काउंट, जैसे कि मान लीजिए आपने वहाँ पे 40,000 रुपये का रेट पूछ लिया, ठीक है, उस फ़ोन का, आपने बोला कि भाई सर मुझे ये 500 पीस चाहिए, अभी के अभी मैं कैश दूंगा, तो आप क्या मुझे कुछ और डिस्काउंट दूंगा, आप मुझे कुछ और डिस्काउंट देंगे। उन्होंने सोचा हाँ क्यों नहीं, कुछ और डिस्काउंट दे दिया जाए, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा जब आप मुझे कैश में पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, इसी को हम लोग कहते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब चलिए, अब इनको क्या मिला, यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग पहले ही माइनस कर लेते हैं। तो 40,000 का सामान था, यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, 40,000 का 10% 4,000 रुपया, तो 4,000 रुपया हमने माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 36,000 रुपये का सामान संजीव ने खरीदा, ओके। अब वहाँ पे 9% CGST लगा और SGST भी 9% लगा, यानी 36,000 का 9% कितना होता है, 3,240 रुपये, ओके। तो CGST में 3,240 रुपये दिया उन्होंने और SGST में 9%, तो 3,240 रुपये, ओके। अब इन तीनों अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे, कौन सा, 36,000 3,240, 3,240, इसको जब हम लोग पूरा ऐड करेंगे तो ये आपका होगा 42,480 रुपये, ठीक है। यानी कि जो संजीव है उसने कितना पेड किया, 42,480 रुपये टैक्स के साथ, ठीक है। अब इसका अगर आप लोगों को जर्नल एंट्री करना है तो यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होगा, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव 40,000, यानी कि जो सामान है वो हमारे पास आ रहा है। अब जो चीज़ें हमारे पास आती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट हमने डेबिट किया कितने का, 36,000 रुपये का। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग ऐड नहीं करते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट माइनस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोलता है, अगर आप GST भरते हैं तो उसको हम लोग इनपुट करेंगे, तो जो आपका इनपुट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CGST और SGST दोनों के दोनों आप लोग भर रहे हैं 9%, तो यहाँ पे इनपुट CGST, इनपुट SGST 3,240, 3,240, ओके, यहाँ तक क्लियर है। आप चलिए, अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव, तो यहाँ पे गुड्स हमारे पास आ रहा है, लेकिन जो हमारे पास पैसा था वह संजीव के पास जा रहा है, ठीक है। यानी जो पैसा जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा लाइन नीचे छोड़कर हम लोग वहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट टू संजीव अकाउंट क्रेडिट 42,480 रुपये, ओके। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो डेबिट है और क्रेडिट है, इसका जो अमाउंट है वह सेम होना चाहिए, ओके, तब जो आपका एंट्री होता है वह सही माना जाता है, ओके। अब एक एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, हमने क्या किया कि हमने हरी से सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, ओके। वहाँ पे हमें 10% का क्या मिला, ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 9% ईच, पेड बाई चेक इमीडिएटली एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट, ओके। सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने हरि नाम के एक व्यक्ति से सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, तो हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। उसके बाद हमने क्या किया, CGST और SGST 9% का रेट पे हमने भरा, ठीक है, दोनों को 9% SGST भी 9% दिया और CGST भी 9% दिया, ठीक है। और हमने पेमेंट किससे किया, चेक के मदद से पेमेंट किया, तो वहाँ पे मुझे 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जो कि कैश डिस्काउंट था, ठीक है। अब इसमें देखिए, हम लोग चलिए अब इसका एंट्री करते हैं। सबसे पहले आपको एक रफ बना लेना होता है। आपका सामान कितना था, 1 लाख रुपए का सामान आपने लिया था, ठीक है। वहाँ पे आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट माइनस करते हैं। तो जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है कितना मिला, 10,000 रुपये, 10% 1 लाख का 10% 10,000, तो आपका कितना होगा, 90,000 रुपये का, ठीक है। 90,000 रुपये का हमने किससे सामान लिया, हरी से। अब हमें क्या पर पेड करना पड़ा, GST कितना, CGST और SGST दोनों के दोनों 9%। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे CGST सबसे पहले क्या देखिए, CGST SGST हमें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, यानी हमें उससे ऐड करना पड़ेगा 9%। उसके बाद अगर आप लोग आगे बढ़े तो हमने चेक से पेमेंट किया था, तो हमें 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला था कैश डिस्काउंट के रूप में।
तो 2% हम लोग और घटा देंगे कैश डिस्काउंट, तो 90,000 का 2% कितना हो जाएगा 1800 रुपये, ठीक है। तो 90,000 में से 1800 गया तो कितना बचेगा 88,200 रुपये, ठीक है। अब 88,200 में आपने CGST और SGST भी देना है 9%, तो 9% अगर आप लोग CGST निकालेंगे 88,200 रुपये का, तो वहाँ आपका हो जाएगा 7,938 रुपये, ठीक है। और SGST का भी 9% अगर आपको निकाले तो वो भी होगा 7,938 रुपये। अब इन तीनों अकाउंट को ऐड करिए, 88,200 प्लस 7,938 रुपये, 7,938 रुपये, इन तीनों को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1,04,076 रुपये, ठीक है। ये क्या करना है कि ये हमने सामान खरीदा, ठीक है। अब GST के साथ हमें हरी को कितना रुपये देना होगा 1,04,076 रुपये, ठीक है। अब इसका अगर आपको एंट्री करना है तो देखिए परचेज गुड फ्रॉम हरी ऑफ 1,00,000 रुपये, तो जो हरी नाम का व्यक्ति है वो हमें गुड दे रहा है, यानी सामान गुड्स दे रहा है, तो सामान हमारे पास आ रहा है, जो चीज़ें हमारे पास आती है या फिर जो एसेट हमारे पास बढ़ता है उसको हम लोग क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, कितना 90,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था जब आप लोग GST भरते हैं तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं इनपुट करते हैं, तो इनपुट CGST कितना 7,938 रुपये, इनपुट SGST भी आपने किया कितना 7,938 रुपये, ठीक है। एक लाइन छोड़ गए अब आप लोग लिखेंगे क्रेडिट, तो क्रेडिट लिखेंगे तो उसके पहले यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। अब हमने हरी को दिया, तो हरी क्या है कि नाम है, तो नाम किस में आता है पर्सनल अकाउंट में आता है, तो पर्सनल अकाउंट में क्या बैंक चेक, तो चेक हम लोग किस में जमा करते हैं बैंक में, तो हमने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट 1,04,076 रुपये, ओके। काउंटिंग के बारे में तो इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट है अकाउंटिंग इज द वे ऑफ रिकॉर्डिंग इंडिविजुअल या फिर बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ओके। अब जो आपका अकाउंटिंग है यह एक तरीका है जिससे हम इंडिविजुअल या फिर जो बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, ओके, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग बिजनेस करते हैं, आपने आज बेचा, मान लीजिए आपने आज 2,000 रुपये का सामान बेचा, कल 5,000 रुपये का सामान बेचा, 10 दिन बाद 10,000 रुपये का सामान बेचा, आप 6 महीने बाद 50,000 रुपये का सामान बेचा, ओके। साल भर में आपने 50 लाख का सामान बेच दिया, ठीक है। तो यही जो आपने रिकॉर्ड किया, यानी कि आपने हर दिन कुछ ना कुछ लिखा ही होगा कहीं ना कहीं, ओके। आप जैसे कि पहले दिन 500 रुपये का सामान बेचते, दूसरे दिन 1,000 रुपये का बेचे, तीसरे दिन 2,000 रुपये का बेचे, चौथे दिन 200 रुपये का बेचे, पाँचवें दिन 1,000 रुपये का बेचे, ओके। तो ये जो आप लोग रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, ओके, यही आपका एक अकाउंटिंग है, ठीक है। ये एक रिकॉर्डिंग का तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है वो सब हम लोग कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं कि जो अकाउंटिंग है वो कितने तरह का होता है, तो ये 5 तरह का होता है। पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीसरा होता है टैक्स अकाउंटिंग, चौथा होता है क्रेडिट अकाउंटिंग और पांचवा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या क्या? पहला होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके। दूसरा होगा हम लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरा होगा टैक्स अकाउंटिंग, ओके। चौथा होगा हम लोग का क्रेडिट अकाउंटिंग, कौन सा? क्रेडिट अकाउंटिंग। पांचवा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, कौन सा? कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके। अब बात करते हैं बुक कीपिंग। अब देखिए बुक कीपिंग सर्टिफाइड दैट कंपनी आर एबल टू मेजर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑन अ डे टू डे बेसिस, ओके। अब देखिए जो आपका बुक कीपिंग है ये बहुत अच्छा चीज़ है, क्यों? तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसके मदद से जो कंपनी होती है या फिर जो बिजनेसमैन होता है वो अपने ग्रोथ को देख सकता है कि मैं ग्रोथ कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर वो अपने प्रॉफिट को देख सकता है कि मैं प्रॉफिट इस साल कितना कमाया, या फिर मैं लॉस किया हूँ कि नहीं इस साल, ओके। बुक कीपिंग बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये सारे ट्रांजेक्शन को देखता है, जितने भी हम लोग हर दिन करते हैं, ओके, वह सब ट्रांजेक्शन जहाँ पे वो लिखते हैं, ओके, उसी को हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं, ओके। अगला पॉइंट देखिए, अब एक फॉर्मूला है कि अगर आपको अपना नेट इनकम निकालना है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक दुकान है, दुकान का आपका खर्चा होगा, वहाँ पर बिजली होगा, उसका खर्चा होगा, पानी वगैरह का, चाय वगैरह का खर्चा होगा, ठीक है। और वहाँ पे आप लोग बिजनेस करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक सामान पड़ा था 500 रुपये का, ठीक है, आपने उसको मार्केट में बेच दिया 700 रुपये का। अब आप लोग सोच रहे हो मेरा नेट इनकम 200 रुपये हुआ है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपने अपना दुकान लिया तो वहाँ पे उसका किराया जाएगा, जो आपने बिजली लिया उसका किराया जाएगा, जो आपने चाय नाश्ता वाला किराया, जो चाय नाश्ता अपने ग्राहकों को किराया, उसका खर्चा जब आप लोग घटा देंगे तब आपको मालूम चलेगा कि मेरे 200 नेट इनकम नहीं है, मेरे इनकम 100 रुपये ही हुई, ओके। नेट इनकम, इसी को नेट इनकम कहते हैं। तो नेट इनकम का मतलब होता है
जो आपका रिवेन्यू हुआ कितना, आपने 500 रुपये लगाया और 700 रुपये में बेचा तो 200 रुपये का रिवेन्यू हुआ। ओके, उसमें से जो जो आपका एक्सपेंस है, जैसे दुकान का खर्चा है या फिर आपका ये जो चाय नाश्ता का खर्चा है या फिर बिजली का खर्चा, उसको जब आप लोग घटा देते हैं तब आपको नेट इनकम मालूम चलता है। ओके, अब अगला पॉइंट देखिए, एन एसेट इज अ रिसोर्स दैट हैज सम फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू टू अ कंपनी। अब बात करते हैं एसेट होता क्या है। तो एक एसेट एक ऐसा चीज़ है जिसका वैल्यू होता है फ्यूचर में। जो कंपनी है उसके पास अगर एसेट है तो फ्यूचर में उसका बहुत अच्छा वैल्यू मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ज़मीन है, ठीक है, आपने एक ज़मीन लिया 50 लाख रुपए का, ये आपके लिए एक एसेट हो गया, ठीक है। जितने भी आपके पास संपत्ति होते हैं सब का सब आपके लिए एसेट कहलाता है। अब आपने इसको 50 साल बाद क्या सोचा कि मैं बेचूंगा, तो आपको 50 लाख रुपए तो मिलेंगे नहीं, हो सकता है कि आपको 50 लाख के वजह 2 करोड़ रुपए मिल जाए, क्योंकि समय के साथ क्या होता है ज़मीन का वैल्यू बढ़ते चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि फ्यूचर में उस एसेट ने जो जहाँ पे आपने खर्च किया था 50 लाख रुपए, उसने फ्यूचर में आपको क्या दिया, बेनिफिट दिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एसेट, ठीक है। अब बात करें टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल एसेट क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट क्या होता है। तो देखिए, जिसका फिजिकल प्रेजेंस हो उसको हम लोग टेंजिबल एसेट कहते हैं, टेंजिबल एसेट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, वायरलेस सीपीयू, क्या है ये, वायरलेस आपका क्या है, माउस है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल प्रेजेंस है, ये मेरे लिए एक एसेट है। तो ये दोनों जो माउस है ये दोनों मेरे लिए एसेट और ये टेंजिबल एसेट है, क्योंकि मैं इसे छू भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ। एक होता है इनटेंजिबल एसेट, वो एक ऐसा एसेट है जिसको ना ही आप लोग सुन सकते हैं ना ही देख सकते हैं, लेकिन उसको आप लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे गुडविल, बिजनेस में एक चीज़ होता है गुडविल, ठीक है। गुडविल क्या होता है, विश्वास होता है कि ग्राहक आप पे कितना विश्वास करता है, वह होता है गुडविल। तो उसको हम लोग इनटेंजिबल एसेट कहते हैं, ठीक है। अब अगला है इक्विटी। इक्विटी इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन्ड और इन्वेस्टेड बाय द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी एक अमाउंट होता है, ठीक है, जो कि क्या ऑन होता है जो कि मान लीजिए आपको एक कंपनी है, ओके, वहाँ पे बहुत लोगों ने पैसा जमा किया है, ठीक है, यानी शेयर होल्डर है। तो वे जो पैसे आपको जमा हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं इक्विटी, ठीक है। जो कैपिटल होता है ऑन्ड और इन्वेस्टेड, खुद का जो कैपिटल होता है और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसी को हम लोग इक्विटी कहते हैं। अब देखिए, इक्विटी को अगर आपको निकालना है तो उसका क्या तरीका है, जो भी आपके पास एसेट है उसमें से जो भी आपके पास लायबिलिटी यानी कर्ज है उसको आप लोग घटा दीजिए तो आपको इक्विटी मालूम चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास मेरे पास 2 माउस है, ये मेरा एसेट है। मेरे पास लायबिलिटी मान लीजिए मेरे पास एक पेन है जो कि मैंने कर्ज पे लेके आया है। तो ये माउस मान लीजिए 1000 रुपये यानी 2000 रुपये का माउस है, और मैंने इस पेन का दाम 10 रुपये है, तो मैंने 2000 रुपये में से 10 रुपये हटा दिया, यानी कि 1990 रुपये। तो जो 1990 रुपये है वो मेरा इक्विटी हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है, तो देखिए, इनवॉइस इज अ पीस ऑफ पेपर। जो आपका इनवॉइस है ये एक पीस पेपर का पीस होता है गिवन टू द बायर, जो कि बायर के द्वारा दिया जाता है बाय द सेलर टू करेक्ट पेमेंट। जो कि क्या होता है, जब हम लोग कोई सामान बेचते हैं तब जो पेमेंट हमें मिलता है, चलिए एक बार समझते हैं। जो आपका इनवॉइस होता है एक पेपर होता है, ठीक है, पीस ऑफ पेपर होता है जो कि हमें बायर को देना होता है, ठीक है, जब कोई सामान वह खरीदता है और हमें जब पैसा रिसीव हो जाता है। ओके, अब चलिए अगला बात करते हैं एसेट। एसेट आप लोग कैसे पता करेंगे, तो जब आप लोग लायबिलिटी और इक्विटी इन दोनों को जब आप लोग ऐड कर देंगे तो आप लोगों को एसेट मालूम चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं करंट एसेट क्या होता है। जितने भी शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने बिजली का पैसा एडवांस में ही दे दिया, 1 साल का बिजली का पैसा आपने एडवांस में दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये भी आपका एक तरह का एसेट ही है, एक संपत्ति हो गई कि आपने 1 साल का पैसा एक साथ दे दिया, तो 1 साल तक आपको कोई पैसा नहीं देने हैं और 1 साल तक वो आपका एक एसेट की तरह काम करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट कहते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट। एक होता है लॉन्ग टर्म एसेट भी होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक ज़मीन है, ठीक है, आपने एक बार इन्वेस्ट किया और अब उसको आप लोग 50 साल 100 साल 200 साल तक यूज करेंगे, ठीक है, तो वह आपका होता है नॉन करेंट एसेट उसे कहते हैं, ठीक है, जो कि लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। अब बात करते हैं कि ये देखिए, जो आपका डबल एंट्री सिस्टम होता है, ठीक है, उसको हम लोग 2 नाम से और जानते हैं। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, इसी को हम ड्यूल एस्पेक्ट कहते हैं, या फिर
आप लोग कह सकते हैं ड्यूल ट्रांजेक्शन, ठीक है। पहला क्या करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम या फिर डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी को हम लोग ड्यूल एस्पेक्ट भी कहते हैं और इसी को हम लोग ड्यूल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए अब बात करते हैं अकाउंटिंग साइकिल के क्या होते हैं। ये देखिए, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग करेक्ट करते हैं ट्रांजेक्शन कितना कितना किया। जैसे आज मैंने 50 रुपये का किया, कल मैंने 100 रुपये का किया, अगले दिन 500 रुपये का किया, ये सब ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने ट्रांजेक्शन को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल एंट्री का। उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट। उसके बाद हम लोग पोस्ट कर लेते हैं लेजर अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडजस्टिंग एंटिटीज करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग एंड टायर्स करते हैं, ठीक है। यही है आपका अकाउंटिंग साइकिल। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ। पहला कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन, उसके बाद रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री, उसके बाद पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद एडजस्टिंग एंटिटीज और उसके बाद प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट हम लोग करते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।